हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ भारत के भूगोल की एक और अहम कड़ी लेकर। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। रेशम उत्पादन से संबंधित हर पहलू को एक एक करके देखने वाले हैं। तो वीडियो तो हो सकता है कि कुछ बड़ा हो, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि इस एक वीडियो में ही रेशम उत्पादन से संबंधित हर पहलू को एक एक करके हम सोल्व करने वाले हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आज हम रेशम उत्पादन, हाँ अब याद आया, रेशम उत्पादन नाम सुन के ही बहुत से साथी ये कह देंगे कि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, जिसे आप इजी समझते हैं। हो सकता है आपके लिए इजी हो, लेकिन मैं जो चीजें बताने वाला हूं, आई होप कि आज के बाद आप उसको इजी और इजी समझने लगेंगे। तो चूंकि मेरा जो वीडियो का पैटर्न है वो लोक सेवा आयोग के लेवल का है, चाहे वो प्री हो मेन हो, तो हर परीक्षा में आपके लिए कारगर हो, उस एंगल से हम वीडियो बनाते हैं। तो बातें तो लंबी होती रहेगी, चलिए हम मूल टॉपिक पे आते हैं। रेशम उत्पादन, उसमें जो हम खासकर जिन जिन पहलुओं पर बात करने वाले हैं वो आप इधर देख पा रहे हैं कि जिन जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे ना दोस्तों, ये देखिए, हम रेशम उत्पादन के अंतर्गत देखेंगे उनके इतिहास को, ऐतिहासिक पहलू को देखेंगे कि इनका इतिहास कहां से शुरुआत होता है, इनका जन्म कहां से होता है, और इतिहास से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक आएंगे, वर्तमान स्थिति तक आएंगे। दूसरा जो टॉपिक पर हम बात करेंगे इसी में, रेशम बनाने की प्रक्रिया को देखेंगे कि रेशम कैसे बनता है, उसके कौन कौन से तकनीक हैं उनको देखेंगे। आगे जो हम देखेंगे रेशम के प्रकार, वर्तमान समय में रेशम कितने प्रकार के हैं। और हाँ, जब हर वीडियो में हम ये चीजें कहते आए हैं, अब प्रकार चूंकि माथा दुखाएगा आपका, सिर दर्द करेगा, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं आपके सामने कि आपको रटना न पड़े, बिल्कुल इजी ढंग से और बिना रटे आराम से उसे आप याद कर पाए। उन सारे पहलुओं को, उन सारे तरीकों को मैं दिखाने वाला हूं। और लास्ट में हम देखने वाले हैं रेशम उत्पादन की स्थिति। इसको हम वैश्विक स्तर पर भी देखेंगे और भारत स्तर पर भी देखेंगे। भारत स्तर पर इसलिए कि चूंकि हमने शुरू में ही कहा कि भारत के भूगोल के अंतर्गत हम इस पर बात कर रहे हैं, तो भारत का चूंकि रेशम उत्पादन जब होता है तो उसमें भारत का नाम निश्चित रूप से आता है। वो क्यों आता है उनको मैं इस वीडियो में देखने वाला हूं और आप भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो बातें तो लंबी होती रहेंगी, अब मैं चलता हूं मूल टॉपिक पे, ठीक है। अब मूल बात पर आता हूं, आइए स्टार्ट करते हैं रेशम उत्पादन को। तो देखिए, रेशम उत्पादन को इंग्लिश में सेरीकल्चर कहा जाता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं पर हो गया है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार, पूछ देगा सेरीकल्चर किससे संबंधित है, वो है रेशम उत्पादन से, ठीक है। चाहे सेरीकल्चर इंग्लिश में लिख दे, सेम चीजें हिंदी में भी लिख देता है, इस तरह सेरीकल्चर इस तरह लिख देगा। तो भाई साहब घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम धैर्यता का परिचय देते हुए जवाब देना है। अब देखिए, इसको याद कैसे रख लेंगे, जैसे सेरीकल्चर, र और स ही तो है, उलट पुलट कर दीजिए, रेस उधर शेर, रेसी सेरी, रेसी सेरी, इस तरह अगर 1-2 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये चीजें मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है, जितने कल्चर है कृषि से संबंधित उन सारे को मैंने बाकायदा एक पैटर्न में, एक ट्रिक के साथ समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपने वह वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे आप तो समझदार हैं, भारत के भूगोल वाले जो है कि प्लेलिस्ट में जाइए और कम से सारे वीडियो दिया हुआ है, एक एक करके देख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं रेशम उत्पादन पे। देखिए, पहले तो अब हम बात करते हैं इतिहास पर। रेशम उत्पादन का क्या इतिहास है भाई साहब। जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि किसी भी चीज का ऐतिहासिक पहलू जरूर खंगालिए। तो इतिहास में बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं रखना है, 2-4 बातें इसमें आपको ध्यान रख लेनी है। वो ये देखिए, एक वाक्य में बोलता हूं कि चीन में
इसका उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, पूछ देगा पहला प्रश्न अगर पूछे कि रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम किस देश में हुआ, घबराइएगा मत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी जखीरा हमने शुरू कर दिया है। बाकायदा ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक जो कि प्लेलिस्ट है, वहां पर मैं हर टॉपिक का, हर वीडियो का एक ऑब्जेक्टिव भी फॉर्मेट ला रहा हूं। जैसे अभी हम ये रेशम उत्पादन पढ़ाएंगे, कुछ समय के बाद इसका भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, इसलिए घबराइए मत। आप अभी सब्जेक्टिव पढ़ने का प्रयास कीजिए, इससे ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए, रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। यह बात कब पता चली? कि इसकी खोज जो की गई 118 ईस्वी पूर्व में चीन में किया गया। ठीक है, और वहां पर जो उत्पादन हुआ, खोज होना अलग बात है, उत्पादन होना अलग बात है। इसका उत्पादन जो है चीन में चांगशाओ सभ्यता के लोगों ने किया, और वो जिस काल में, वो सभ्यता जिस काल में पली फूली, वो था नवपाषाण काल। ये तो मुख्य 2-3 बातें थी। मैंने क्या क्या बताया उसको मैं पहले में नोट कर लेता हूं। ठीक है, इतिहास में ध्यान दीजिएगा, मैं इतिहास को देख लेता हूं। रेशम की खोज कब की गई? 118 ईस्वी पूर्व चीन में। 2 प्रश्न ये तैयार हो गया। चीन में इसका उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था, या उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो चीन में ही। ठीक है, चीन में ही नवपाषाण काल में। चीन में कब? नवपाषाण काल में। किसके द्वारा? चांग शाओ संस्कृति के द्वारा किया गया। उस संस्कृति के जो लोग थे उन्होंने रेशम का उत्पादन किया सर्वप्रथम। और भाई साहब, चाइना नाम ही काफी है, हर चीज में वो आगे बढ़ता है, हर चीज का वह जो है कि भरपूर कोशिश करता है उस पर उनका एकाधिकार बना रहे। ठीक है, इत्तेफाक से वो मेरा पड़ोसी मुल्क भी है, पड़ोसी देश है, जब हम पॉलिटी पर बात करेंगे। और हालांकि हमने भारत के भूगोल का शुरुआत में ही चाइना पर थोड़ी सी बात कर दी है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इस पर स्पेशल रूप से बात करेंगे। फिलहाल इसका उत्पादन तो सर्वप्रथम चीन में ही हो गया। ये इतिहास में ये सब बातें ही पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में खासकर। जब आप सब्जेक्टिव भी लिख रहे होते हैं तो भी आपको ये सब चीजें बताना है। ठीक है, मूल चीजें मैं इसमें बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पूरी गहनता से बात करूं तो पता चलेगा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि जितना कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हम आपके सामने ला सके, वो हम भरपूर प्रयास करें। तो चलिए, चीन में रेशम का उत्पादन होता है, इसकी खोज भी हो जाती है। इसके बावजूद सदियों तक इस तकनीक को, इस विधि को चाइना ने छुपा कर रखा। विश्व के किसी देश में इसका प्रसार नहीं हो पाया। हम आप जानते हैं कि जिस काल की बात हो रही है उस काल में संचार का तो माध्यम था नहीं, लोग पैदल चला करते थे, लंबे लंबे वर्षों, कह दिए महीनों लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। तो यह बताने के लिए काफी है कि किन किन प्रकार चाइना ने इस तकनीक को, इस विधि को छिपा कर रखा। विश्व के देशों में इसका जो है कि निर्यात तो करता रहा, लेकिन उसकी विधि को उन्होंने छिपा कर रखा। तो यहां जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि सदियों तक तो आप छिपा कर रखेंगे, लेकिन हमेशा के लिए आप छिपा कर नहीं रख सकते। यही वजह है कि इनकी तकनीक जो है, इनका प्रसार जो है, तो याद है पहले क्या है, इनका जन्म कहां होता है? चीन में। ठीक है, चीन के बाद इनका प्रसार धीरे धीरे जापान में जाता है। तो चीन के बाद रेशम उत्पादन की विधि
किस देश में जाता है? वो जाता है जापान में। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए, जापान में भी गया, थोड़े ही समय के बाद अरब में भी इस तकनीक का जो कि प्रसार हो जाता है। कहां पर? अरब में। सऊदी अरब जो अरब कंट्री है उसमें भी, ये मैं अरब देश की बात कर रहा हूं, अरब देश में भी इस तकनीक का, इस विधि का प्रसार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा है अरब में, पूछ देगा अरब में किस देश से गया? जापान से नहीं गया, वो चाइना से होकर ही अरब पहुंचा है। लेकिन ये क्रम है कि चाइना के बाद जापान गया और थोड़े समय के बाद ये विधि अरब में भी गया। और अरब जाने के बाद हम आप जानते हैं कि एक समय था जब व्यापार में विश्व के अन्य देशों में अरब का बहुत बड़ा प्रभाव था व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो यही वजह हुआ कि इसके बाद जो है ये तकनीक, रेशम उत्पादन की तकनीक विश्व के अन्य देशों में भी हुआ है। विश्व के अन्य देशों में भी। चलो इतना ही काफी है। अब आप देख रहे हैं इतिहास में ये चीजें जानना है। और थोड़ी सी बात जान लीजिए, होता नहीं है कि कोई भी चीज अगर, अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्पादन, रेशम उत्पादन का सीमित क्षेत्र है और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, बड़ा चमकीला होता है। जब आप इनका वस्त्र पहनेंगे तो बड़ा हल्का होगा, बहुत कॉस्टली भी होता है। जब उत्पादन की तकनीक कम देशों में है और ये इसकी डिमांड विश्व के लगभग अनेक देशों में, लगभग हर देशों में है, तो जाहिर सी बात है कि इसका उत्पादन को बढ़ाना होगा। चाइना तो बड़ा चालाक निकल रहा है, वो किसी को तकनीक देगा नहीं। तो थोड़े ही समय के बाद जब ये चाइना और जापान और अरब देशों में इसकी विधि का प्रसार हो जाता है, तो थोड़े ही समय बाद इसका डुप्लीकेट मार्केट में आना शुरू हो जाता है। अभी आप देखिए, ज्यादा दिन नहीं हुए हमारे देश में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। सॉरी, बंद तो नहीं गए, इनको एक्सचेंज किया गया। इसकी जगह 500 के नए नोट, फिर 2000 के नए नोट बनाए गए। सरकार की पॉलिसी है, उस पर कभी हम बात करेंगे। लेकिन आप देखें कि आपके पास, हमारे पास 2000 के ओरिजिनल नोट आने से पहले मार्केट में डुप्लीकेट नोट आ चुके। हालांकि सरकार की तो कोशिश है भाई हर तरह के डुप्लीकेट चीज को लगाम लगाया जाए, उस पर हम बात करेंगे। तो वही हुआ कि रेशम का डुप्लीकेट भी मार्केट में आने लगा। वो क्या आने लगा, इसका देखिए थोड़ा सा हम टिक दे दें। नकली, उसको हम क्या बोलते हैं? नकली रेशम का भी प्रसार विश्व के अन्य देशों में होने लगा। और वो क्या है कि नकली रेशम के रूप में पॉलिस्टर और नायलॉन, जिसको आप कहते हैं पॉलिस्टर, तो नकली रेशम के रूप में क्या हुआ? पॉलिस्टर एवं नायलॉन, इनका प्रसार जो है कि रेशम के तुलना में ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो इसमें क्या होने लगा, तो चाइना से वो ओरिजिनल रेशम की डिमांड कम होने लगी, क्योंकि उसकी भरपाई थोड़े दिन तक या थोड़े समय के लिए नकली रेशम ने पूरा करना शुरू कर दिया। तो ये मूल बातें हैं रेशम के इतिहास से संबंधित। क्योंकि इतिहास के बाद हम वर्तमान की ओर बढ़ रहे हैं, वर्तमान में ही ये सब चीजें आ जा रहा है, उस पर भी मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। तो आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहे लिख लें, ज्यादा बातें नहीं इसमें। रेशम की खोज 118 ईस्वी पूर्व में चीन में किया जाता है। उत्पादन भी सर्वप्रथम चीन में ही होता है, नवपाषाण काल में होता है। और जिस संस्कृति के लोगों ने किया इसका उत्पादन सर्वप्रथम, वह चांगशाओ संस्कृति के लोग हैं। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा चांगशाओ संस्कृति का विकास कहां हुआ था, तो चांगशाओ नाम में ही है, अल्टर सा नाम हो जाता है, वो चाइना का अक्सर होता है, नाम भी बड़ा अजीब सा वहां के लोगों का होता है। तो खैर, चीन के बाद वो विधि जापान जाता है, थोड़े समय बाद अरब वाले भी उसको प्राप्त कर लेते हैं और अरब के बाद विश्व के अन्य देशों में उसका विस्तार हो जाता है।
थोड़े समय के बाद नकली रेशम अपना पांव पसार लेता है, पॉलिस्टर एवं नायलॉन ने उसका स्थान लिया है, लेकिन फिर भी इसकी जगह रेशम की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो चले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो आइए अब दूसरी बातें देखते हैं। वो क्या देखते हैं, दूसरा टॉपिक है रेशम बनाने की प्रक्रिया। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप एक बार में कहानी की तरह इसे याद कर सकते हैं। इतिहास आपने देख लिया, इसको बनाया कैसे जाता है वो देखते हैं। रेशम जो है, ध्यान से सुनिएगा, रेशम जो है एक प्रकार के कीड़े से उत्पन्न किया जाता है। अब चूंकि वो कीड़ा से उत्पन्न होता है और वह कीड़ा रेशम उत्पादित करता है, इसलिए उस कीड़े को रेशम का कीड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, एक पहले लाइन सुन लीजिए तब। रेशम का कीड़ा जो है पेड़ के पत्तों पर पाला जाता है, खासकर इसे शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है या शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ऐसा नहीं है, वो कई प्रकार के पेड़ के पत्तों पर पाला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उसको शहतूत के पेड़ों पर ही पाला जाता है। ये हम अभी और डिस्कस करेंगे इस पर। अब चूंकि कीड़ा है उसमें नर और मादा दोनों हैं, तो मादा कीड़ा जो है एक बार में 500 अंडे तक देती है। बड़ा अजीब है, 500 अंडे तक देती है एक बार में, और उन अंडों को 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर सेया जाता है उस अंडे से बच्चे निकालने के लिए। उस अंडे से जो बच्चे निकलते हैं ना दोस्तों, वो बच्चे फिर कीड़े का रूप लेते हैं। वो बच्चा भी तो कीड़ा ही है, कीड़ा का बच्चा तो कीड़ा ही होगा। जैसे आदमी का बच्चा आदमी है, जानवर का बच्चा जानवर है, कीड़ा का बच्चा कीड़ा है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चे, अब चूंकि पेड़ के पत्तों पे पाला जाता है और उस कीड़े का भोजन भी पेड़ की पत्तियां ही है, वो बच्चा जब रेशम उत्पादन करने के योग्य होता है ना, उसको प्यूपा कहा जाता है। ये अभी हम लिखेंगे। प्यूपा अवस्था में अब होता क्या है कि उसे भूख लगती तो वो पत्ते को ही खाता है। कौन से पत्ते को? चाहे वो जिस भी पेड़ पे पाला जाता है उसके पत्ते को वो खाने लगता है। खाने के बाद उसके मुंह से जो एक झाग की तरह निकलता है, द्रव नुमा पदार्थ निकलता है। आप भी कोई भी चीज हम आप खाते हैं तो मुंह से वो गीला हो जाता है, खाने के बाद चबाने के बाद वही चीजें होता है। वो बच्चे जो है, प्यूपा जो है, जब उस पत्ते को खाता है फिर उसके बाद मुंह से द्रव नुमा पदार्थ निकलता है, और वो द्रव जो है कहीं बाहर तो नहीं जाता है, उसके शरीर के चारों तरफ ही वो फैल जाता है। फिर उसको जो स्थिति होती है उसको कोया कहा जाता है। चलिए पहले मैं इतना को लिख लूं, फिर मैं आगे बात करूं। ठीक है, अब देखिए बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। अब देखिए पहला क्या है, कीट है, कीड़ा है, कीड़ा। ठीक है, वो कौन सा है? रेशम का कीड़ा है। ठीक है, इसे किस पत्ते पर पाला जाता है? पेड़ पर पाला जाता है। कहां पर? पेड़ पर पाला जाता है। एकदम ध्यान से, पाला जाता है। इसको भी मैं घेर दे रहा हूं। यहां पे वह कौन कौन से पेड़ होते हैं जिस पर इसे पाला जाता है? अभी मैंने कहा कि यह मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। इसके अलावा वह कई सारे पेड़ पर भी पाला जाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। शहतूत हुआ, महुआ हुआ, बेर हुआ, ढाक, साल इत्यादि के पेड़ों पर पाला जाता है। अब आप कहेंगे जब वो इतने पेड़ों पर पाला जाता है और जब हमसे प्रश्न पूछ देगा कि रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर पाला जाता है, और हमने कहा यह मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? जब तो आप बता रहे, कहेंगे आप बता रहे हैं कई सारे पेड़ों पर पाला जाता है। तो वो इसलिए कि रेशम का कीड़ा अधिकांश रूप से वह शहतूत के पेड़ों पर भी ही पाला जाता है। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रकार हैं, जैसे हम रेशम के प्रकार पे बात करेंगे तो वहां ये क्लियर और ढंग से हो जाएगा, है ना। सारे कीड़े शहतूत पर ही नहीं पाले जाते हैं, वह अन्य अन्य पेड़ों पर भी पाला जाता है। तो क्लियर हो पा रहा होगा? अगर जो बच गया अभी और आगे क्लियर होगा। चलिए, पेड़ पर
पाला जाता है। मादा कीड़ा एक बार में कितने अंडे देती है? लगभग 500 अंडे देती है। कम अधिक कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ध्यान में रखना है कि लगभग 500 अंडे देती है। फिर इस अंडे को क्या किया जाता है भैया, हम क्या करेंगे, इसे 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसे सेया जाता है। क्या किया जाता है? सेया जाता है। अब थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर सेया जाता मतलब क्या? गांव में लोग घरों में मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी हो, बत्तख हो, ये अंडे देती है। एक समय होता है जब वो अंडा देना बंद कर देती है, उसके बदले उसे सेने, मतलब वो चाहती है कि अब वो अंडों को से, क्योंकि बाद अंडे को सेने के बाद एक जो कि अपने शरीर की गर्मी से उसे उन अंडों में से अपने बच्चे निकालने हैं। वही बात है, इसको 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसे सेया जाता है। वही बात है, सेया इसलिए जाता है उससे भी बच्चे निकालने हैं। और अभी हमने कहा कीड़े का अंडा है तो उससे क्या निकलेगा? कीड़ा ही तो निकलेगा। ठीक है, से 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसे सेने के बाद उनसे बच्चे निकलते हैं। और वो बच्चे किस अवस्था में रेशम उत्पादन के योग्य हो जाता है? और वो होता है प्यूपा अवस्था में। क्या बोलेंगे? प्यूपा अवस्था में। ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ देगा। रेशम उत्पादन करने वाले कीड़े को किस अवस्था में, या फिर क्या रेशम का कीड़ा किस अवस्था में रेशम उत्पादन के योग्य होता है? तो वो है प्यूपा अवस्था में। इसे भूख लगती है तो क्या खाता भाई साहब? पत्ते। ये क्या खाएगा? पत्ते। भोजन क्या है इसका? पत्ता। अब कौन सा पत्ता? फिर से लौटिए आप, क्योंकि यह कीड़ा जिस पेड़ पर पाला गया है उसी का तो पत्ता खाएगा। अब रेशम शहतूत के पेड़ पर पाला गया है तो शहतूत का पत्ता खाएगा। महुआ के पेड़ पर पाला गया है तो महुआ का पत्ता खाएगा। इसी तरह बेर है, ढाक है, साल है, जिस भी पेड़ पर पाला जाएगा उसका पत्ता खाएगा। तो यहां आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर ये क्या करता है? पेड़ के पत्ते को खाता है और उनके खाने के बाद मुंह से द्रवनुमा पदार्थ निकलता है, और वो पदार्थ जब वो छोड़ता है, मुंह से बाहर निकालता है, तो वह उनके शरीर के चारों तरफ ही फैलने लगता है और एक सफेद तरह की पूरी परत जम जाती है उनके शरीर के चारों तरफ से वो अपने को कैद कर लेता है। तो वह जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोया। क्या कहते हैं? कोया। बड़ा अजीब सा नाम है, कोया, प्यूपा कोया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्यूपा अवस्था में वह क्या करता है? रेशम उत्पादन करता है, और रेशम उत्पादन के बाद वह उसके शरीर के चारों तरफ, मान लीजिए इस तरह समझिए इसको, मान लीजिए यह कीड़ा है, ठीक है, रेशम का कीड़ा है, प्यूपा है ना। ये जब खाया और मुंह से जो पदार्थ निकाला और इसके शरीर के चारों तरफ इस तरह फैल जाता है और अपने को पूरी तरह से ढक लेता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? यही स्थिति है कोया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, जब यह परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से जो है तैयार हो जाता है, तो इसके बाद इसे क्या करते हैं? इस कोया को गर्म पानी में उबाला जाता है। गर्म पानी में उबाला जाता है, ठीक है, इसे गर्म पानी में उबाला जाता है। फिर उसको जो है गर्म करके पूरी तरह से उबाल दिया जाता है, फिर उससे धागा तैयार किया जाता है। तो ठीक है, गर्म पानी में उबाल कर फिर उसको धागे में परिवर्तित किया जाता है। तो लास्ट में क्या हो जाता है? रेशम धागा। ठीक है, ये हुआ फाइनली रेशम बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। रेशम का कीड़ा मुख्यतः शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, ठीक है, और एक मादा कीड़ा एक बार में 500 अंडे देती है। उन अंडों को 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेया जाता है और उससे जो है कि जो बच्चा निकलता है
और जब वो रेशम उत्पादन के, रेशम बनाने के योग्य होता है, उस अवस्था को उसका प्यूपा कहते हैं। प्यूपा अवस्था में वह पेड़ की पत्तियों को खाता है और फिर अपने मुंह से झागनुमा या द्रवनुमा पदार्थ निकलता है, जो उनके ही शरीर के चारों तरफ फैलने लगता है। चिपचिपा तरह होता है, उसके शरीर से ही वो सारे जो है कि द्रव चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर वो स्थिति क्या हो जाती, कोया, उस कोया को जमा कर लिया जाता है, एक एक करके कलेक्ट करके एक जगह जमा किया जाता है, फिर उसको गर्म पानी में उबाल दिया जाता है, और जब ये पूरी तरह से उबल जाता है फिर उससे धागा तैयार किया जाता है, और उससे लास्ट फाइनली क्या होता है, रेशम का धागा तैयार हो जाता है। ये रही मुख्य मुख्य बातें। अब हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं रेशम उत्पादन के अंतर्गत रेशम के प्रकार को। यहां देखिए हमने कई टॉपिक बना रखे हैं। इधर हम प्रकार को देखेंगे, फिर वह किस पेड़ पर पाला जाता है उसका कलर देखेंगे, सर्वाधिक उत्पादक राज्य, यहां मैं राज्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम भारत के अंतर्गत राज्य को देखने वाले हैं। ठीक है, और अब आप कहेंगे विश्व लेवल पर, ये अभी हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति पर। यहाँ चूंकि राज्य पर, इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ देते हैं, तो भारत के सर्वाधिक उत्पादक राज्य को देख लेंगे, और विशेष इन प्रकारों से संबंधित कुछ अगर विशेष बातें जाननी है वो भी हम इसमें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशम के प्रकार के बारे में अगर पूछ दे कि रेशम कितने प्रकार के होते हैं, तो जान लीजिए दोस्तों, रेशम के 4 प्रकार हैं। वर्तमान में रेशम 4 प्रकार के हैं, और उनको हम एक एक करके देखते हैं। पहले मैं उन चारों का नाम लिख लेता हूं, फिर मैं एक ट्रिक के माध्यम से उसको याद करने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहला प्रकार जो होता है ना दोस्तों, वह है सहतूत रेशम। सहतूत रेशम कौन सा है? शहतूत रेशम। चलो मैं एक साथ ही बताने का प्रयास करता हूं, फिर मैं एक एक करके इसको बताऊंगा। शहतूत रेशम किस पेड़ पर पाला जाता है? क्योंकि नाम में ही क्लियर है, इसका नाम लिखा हुआ है सहतूत, तो यह रेशम का कीड़ा सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर हल्का बादामी कलर का होता है, हल्का बादामी कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होता है? हल्का बादामी कलर का होता है। अब भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य अगर पूछ दे तो सहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह है भारत का कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो ये सहतूत रेशम का उत्पादन होता है, भारत के सर्वाधिक रेशम उत्पादन का या भारत के कुल रेशम उत्पादन का 42.2% रेशम का उत्पादन होता है अकेले कर्नाटक। चलिए इसको मैं इधर लिखता हूं, 42.2% रेशम का उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है। और विशेष बात है इसमें, विशेष बात है हमको यह जाननी है कि रेशम के चारों प्रकारों में से सबसे अच्छा किस्म या सबसे अच्छा रेशम जो है वह सहतूत रेशम ही है। ठीक है, यह क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रकार या सबसे अच्छा प्रकार है ना, इसको लिख देता हूं, सबसे अच्छा प्रकार। अब देखिए, सहतूत रेशम से संबंधित कई सारी बातें हो गई। एक बार फिर से, सहतूत रेशम सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, उसका कलर हल्का बादामी होता है। भारत में सहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। वो भारत के कुल रेशम उत्पादन का 42.2% रेशम का उत्पादन करता है, और सहतूत रेशम सबसे अच्छा रेशम माना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रकार में हम जाते हैं। दूसरा प्रकार जो इसका है वह है टसर रेशम। टसर रेशम, अब ये सब नाम में कंफ्यूजन होना है, मैं लिख दूं फिर मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, आपको सारे याद हो जाएंगे। टसर रेशम जो है वह भी जो है, अब ध्यान दीजिएगा, वह सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। इसके अलावे सहतूत हो गया,
बेर हो गया, महुआ हो गया, साल हो गया, इत्यादि पेड़ों पर यह रेशम का प्रकार पाला जाता है। अब इससे से भी संबंधित जो है कि प्रश्न अभी हम बताएंगे क्या है। तो टसर रेशम शहतूत, बेर, महुआ, साल, ढाक इत्यादि पेड़ों पर पाला जाता है। अब इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग जो है वह हल्का पीला कलर का ये होता है। ठीक है। इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह है भारत के अंतर्गत राज्य जो है वह है झारखंड। कौन सा है भैया? झारखंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और वहां पर 74.2% तसर रेशम का उत्पादन होता है। यह परसेंटेज जो है ऑल ओवर इंडियन लेवल पर यह बता रहा हूं कि भारत में जितना टसर रेशम का उत्पादन होता है उसका अकेले 74% जो है कि उत्पादन झारखंड करता है। ठीक है। चलिए, इसमें विशेष कुछ अलग से जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रकार है ईरी रेशम। ठीक है। ईरी रेशम जो है वह जो है, ध्यान दीजिएगा इस पर विशेष रूप से, ईरी रेशम वह अरंड के पेड़ पर पाला जाता है। अरंड के पेड़ पर पाला जाता है। इसका रंग भी देखिए हल्का बादामी होता है। इसका कलर कैसा होता है? हल्का बादामी। इसका सबसे अधिक उत्पादन अगर कहीं होता है तो वह होता है असम में। वहां पर कितना होता है? 64.2% उत्पादन होता है। भारत में कुल ईरी रेशम के उत्पादन का 64% अकेले असम में होता है। ठीक है। और चौथा एंड लास्ट प्रकार हो गया ईरी हो गया। उसके बाद चौथा होता है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम का जो है यह पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर, इसे पाला जाता है। इसका कलर भी जो है वह जो है कि सुनहरा पीला कलर का ये होता है। ठीक है। सुनहरा पीला कलर का होता है। और इसका भी सर्वाधिक उत्पादन भारत में जो है वो असम राज्य में होता है। और परसेंटेज के हिसाब से लें तो 81.7% मूंगा उत्पादन अकेले असम में करता है। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या, इन दोनों के अंतर्गत मुख्य बातें क्या है? यह जो है कि नवीनतम प्रकार है। यह जो है रेशम का नवीनतम प्रकार है, एकदम नया प्रकार है। और एक चीज और जान लीजिए, यह मूंगा रेशम जो है ना दोस्तों, यह मूंगा रेशम अकेले भारत में, केवल भारत में इसका उत्पादन होता है। केवल भारत में इसका उत्पादन होता है। अब तो देखिए ये चीजें हमने बता दिया। अब देखिए बड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए रेशम के 4 प्रकार बता दिया। अब मैं इससे संबंधित एक ट्रिक पहले आपको बता दूं, वो देख लीजिए। वो ट्रिक क्या है यहां पे देख लीजिए, मैं लिख दूं ट्रिक। TESM, इसको आप टेसम भी कह दीजिए। टेसम, रेशम टेसम याद रह सकता है। रेशम के प्रकार टेसम, एक दो बार रिपीट कीजिए। रेशम के कितने प्रकार है? टेसम। इसमें ही चारों नाम याद आ जाएगा। अगर आपको टेसम याद हो गया तो मैं आगे बढ़ू। रेशम टेसम भूलेंगे नहीं, रेशम टेसम हो गया। अब देखिए क्या है, इसमें चारों प्रकार का नाम आ जा रहा है। चारों का मैंने पहला पहला वर्ण ले लिया। देखिए टी फॉर टसर, ई फॉर ईरी, एस फॉर शहतूत और एम फॉर मूंगा। हो गया क्लियर? रेशम के 4 प्रकार है। टेसम है ना, टसर, ईरी, शहतूत, एम से मूंगा। हो गया क्लियर? चारों प्रकार हो गया।
अब क्लियर हो गया, भूलेंगे नहीं। रेशम के 4 प्रकार है, सहतूत रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम। तो इस तरह याद रखना है आपको। रेशम के 4 प्रकार, सहतूत, टसर, इरी, मूंगा, टेसम। क्लियर। चलिए पहले देखते हैं इसे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, एक एक करके। सहतूत रेशम सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। टसर रेशम सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। इसके अलावा बेर, महुआ, साल इत्यादि पेड़ पर पाला जाता है। इरी अरंड, देखिए नाम में थोड़ा सा तुकबंदी है, मिला जुला नाम है। एरी अरंड, एरी अरंड इस तरह कर देंगे। एरी रेशम को अरंड के पेड़ पर पाला जाता है। ठीक है, अब हो गया मूंगा शहतूत। अब देखिए मैं रेड कलर किया हूं। 3 प्रकार के रेशम जो कि सहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। अब लौटिए पीछे, जब हमने कहा था कि रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाला जाता है, तो मैंने कहा था यह मुख्यतः रेशम के पेड़ों पर पाला जाता है। क्यों पाला जाता है, तो आपने देख लिया कि लगभग प्रकार जो है वह सहतूत के पेड़ पर ही पाला जाता है। अब बताइए, अब बोलेंगे रेशम के कीड़े किस पेड़ पर पाले जाते हैं? सहतूत के पेड़ पर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, यहां आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, जवाब आप दीजिएगा। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रेशम के कौन से प्रकार कई वृक्षों पर, कई पेड़ों पर पाला जाता है। आपका जवाब क्या होगा? रेशम के, फिर से ढूंढिए, रेशम के कौन से प्रकार या कौन सा रेशम कीड़ा कई प्रकार के पेड़ों पर पाला जाता है? तो भाई साहब आप कहेंगे ना कि ये टसर रेशम कई प्रकार के पेड़ों पर पाला जाता है। अब आप क्लियर हो गया कि रेशम के कीड़े कई प्रकार के पेड़ों पर पाला जाता है। क्लियर हो गया, वो है टसर रेशम, वह कई प्रकार के पेड़ों पर पाला जाता है। तो भाई साहब इसको खास करके ध्यान दीजिएगा, इससे भी संबंधित एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है। कई प्रकार के पेड़ों पर पाले जाने वाले रेशम प्रकार को बताइए, वो हो गया टसर रेशम। चलिए आगे, कलर पे आपको याद कैसे करना है इन चारों का कलर। सहतूत का कलर बादामी, इरी का कलर बादामी, देख रहे हैं, सहतूत हल्का बादामी, इरी हल्का बादामी, है ना। अब बाकी दो में देखिए, टसर हल्का पीला, मूंगा सुनहरा पीला। तो प्रश्न पूछ देगा, अब पीला दोनों में है, टसर में भी है और मूंगा में भी है। प्रश्न पूछेगा कि रेशम का कौन सा प्रकार का कलर सुनहरा पीला है। अब आप पीला ही याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अगर सुनहरा पीला पूछ दिया तो जवाब आपका क्या होगा? मूंगा रेशम। गुंगा रेशम है, जो गुंगा है वह अंदर से बड़ा प्यारा होता है, उसका दिल बड़ा साफ होता है। ये भी ट्रिक आप अपना सकते हैं। चलिए ये कलर क्लियर हो गया। ये जल्दी जल्दी हमको निकलना है क्योंकि वीडियो में और भी बातें जाननी, महत्वपूर्ण सब बातें जाननी है। अब देखिए आगे, सर्वाधिक उत्पादक राज्य, एक दो बार ध्यान देंगे एकदम आराम से याद हो जाएगा। सहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक। टसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड। टसर झारखंड, टसर झार, इस तरह झारखंड। इरी असम, इरी और असम में थोड़ा सा तुकबंदी है, ध्यान दीजिए। इरी असम, और हमने बताया इरी और मूंगा जो है कि रेशम का नवीनतम प्रकार है। यह भी प्रश्न पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का नवीनतम प्रकार है? दे देगा सहतूत, टसर, इरी, और चौथा में कोई और नाम दे देगा। अब चाहे बिहार पीसीएस में, बिहार बीपीएससी में बैठिए तो वहां तो अजबे कहानी है। वहां है आपको दे देगा सहतूत, टसर, इरी, मूंगा, और 5वां ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो भाई साहब क्या मारेंगे आप? अब देखिए होता क्या है कि नवीनतम में इरी भी है, मूंगा भी है, तो आप क्या मारेंगे? 5वां ही तो मारेंगे, ई नंबर ऑप्शन मारेंगे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। बड़े ज्ञानी लोग हैं भाई बिहार में, क्वेश्चनों सेट करते हैं। चलिए आगे, और परसेंटेज में देखिए तो मिला जुला नाम है। सहतूत रेशम का 42.2% कर्नाटक अकेले योगदान करता है, और टसर में 74.2%, इरी में 64.2%। भाई साहब ये दोनों परसेंटेज थोड़ा मिला जुला है ना। टसर 74.2%, इरी 64.2%। एकदम ठंडा दिमाग से खाली रिपीट कर लीजिए, आई होप कि आपको पूरा याद हो जाएगा। अच्छा, मूंगा
81.7%। तो लगभग तो बोलिए मूंगा का उत्पादन अकेले असम कर लेता है, बोलेंगे ना। अब देखिए होता क्या है, यह मूंगा रेशम विश्व में एकमात्र देश भारत है जहां मूंगा का उत्पादन होता है, इसके अलावा किसी देश में नहीं होता है। यानी अगर पूछ देगा कि मूंगा उत्पादन का कितना परसेंट भारत में उत्पादन होता है, तो भाई साहब 100% बोलेंगे ना। विश्व के कुल उत्पादन का 100% मतलब पूरा का पूरा उत्पादन भारत में होता है। नाम में मिला जुला भम मिला जुला नाम है। तो पूछ देगा कि मूंगा का कौन सा प्रकार अकेले भारत में उत्पादित होता है, तो वह कौन सा है, मूंगा उत्पादन। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, असम। और कहा 81.7%। क्लियर हो गया। अब विशेष में क्या है कि शहतूत रेशम जो है रेशम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है, सबसे अच्छा प्रकार है ना। तो ये हो गए दोस्तों रेशम के प्रकार पर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज से पहले क्या इस तरह का आपको जानकारी मिला था। अगर नहीं मिला तो भाई साहब लाइक और कमेंट करना तो जरूर मत भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो चलिए बातें होती रहेंगी। ये हो गया कुल प्रकार। इनको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इसको एक दो बार देखेंगे और सिर्फ सुन लेंगे तो आई होप कि आपको 50% तो ऐसे ही याद हो गया होगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, घबराइए मत, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसका मैं लाने वाला हूं और वो धीरे धीरे आ ही रहा है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं रेशम उत्पादन की स्थिति। अब चूंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है इसलिए मैंने पहले लिख लिया, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं। रेशम उत्पादन की स्थिति को दो पार्ट में हम देखने वाले हैं, एक है विश्व लेवल पर और दूसरा भारत लेवल पर। तो जितना भी उन्हें बताया उनको ध्यान में रखते हुए अब हम इसको देखने वाले हैं। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। वीडियो के शुरुआत में ही हमने बताया कि विश्व में सबसे पहले उत्पादन कहां पर हुआ था रेशम का, तो भाई साहब चीन में। भूलेंगे नहीं, सबसे पहले उत्पादन चीन में होता है, सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है, ये बातें हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन, बड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक उत्पादन रेशम का, सबसे अधिक उत्पादन विश्व में कहां पर होता है, तो पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। इंडियन, याद तो रखना ही है हम इंडियन को, कि रेशम के उत्पादन में भी हमने दूसरा स्थान बनाया हुआ है चाइना से। हमारा कंपटीशन बहुत हाई है चाइना के साथ। वो कहाँ कहाँ है ये भी हम आने वाले समय में बात करेंगे, किसी वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जानिए कि रेशम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन चाइना करता है। कितना देख लीजिए, जितना उत्पादन होता है उसका 75%। अगर परसेंटेज में दिया तो ठीक है, अगर लिख दिया 2/3, कितना 2/3 भाग, 2/3 भाग जो है अकेले चाइना उत्पादन करता है। ठीक है, बच गया 25%, है ना। और 25% में भारत अकेले 18% ले लेता है। तो 75-18 देखिए उधर कितना बच रहा है, 7% बाकी विश्व के अन्य देश में। तो यह खासकर याद रखिएगा कि रेशम उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, विश्व में दूसरा, कितना 18%। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक निर्यात रेशम का, विश्व में सबसे अधिक निर्यात कौन करता है, वो है चाइना। जानते हैं कि मतलब विश्व का 75% रेशम चीन में उपजता है, तो जाहिर सी बात है उसका निर्यात भी वो सबसे ज्यादा करता है विश्व में। कितना, 90%। रेशम का विश्व में जितना निर्यात होता है अकेले चाइना उसका 90% करता है, क्योंकि 75% जहां उत्पादन होगा तो भाई निर्यात भी सबसे ज्यादा होगा वहां। तो इसमें तुक्का भी मार लेंगे, ध्यान में रख लेंगे कि जहां विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होगा वही निर्यात में भी आगे होगा। रेशम के मामले में यह चीजें सटीक बैठता है। तो चाइना का पूछ देगा, चाइना का विश्व निर्यात में रेशम के मामले में कितना स्थान है, 90%। ठीक है, अगला देखिए, रेशम वस्त्र या रेशमी वस्त्र का सर्वप्रथम विकास कहां हुआ है।
या रेशम के वस्त्र का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ किया गया है, वो है चीन में। ऐतिहासिक पहलू से हमने देखा कि इसका उत्पादन चीन में सबसे पहले किया गया है, तो रेशमी वस्त्र का भी उत्पादन सर्वप्रथम चीन में किया गया है। ठीक है, आगे देखें। अब देखिए कच्चे रेशम का, इसको तो हर हाल में आप याद रखिएगा, ये बड़ा डिफिकल्ट है। कच्चे रेशम, अगर रेशम शब्द रहे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, तो वो चाइना और भारत हो गया। लेकिन यदि कच्चे रेशम अकेला नाम नहीं, रेशम के साथ कच्चा शब्द जुड़ा हो, कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? पहला हो गया जापान, दूसरा हो गया चीन। आपने क्या देखा, जब इतिहास में हमने देखा कि चाइना के बाद रेशम उत्पादन की तकनीक या विधि किस देश को हस्तांतरित हुई थी, किस देश को प्राप्त हुई थी? जापान को। इसलिए जापान छोटा सा देश है लेकिन बड़ा दिमाग वाला है, वहां का लोग है। तो कच्चा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? जापान में। इसको तो भाई साहब घोल के पी जाओ। कच्चे रेशम के उत्पादन में जापान का पहला स्थान है, चाइना दूसरे स्थान पर है। यह आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला जो हम भारतीयों के नाम है, सभी प्रकार के रेशम का उत्पादक देश, विश्व में एकमात्र देश भारत ही है जहां रेशम के सभी प्रकार का उत्पादन होता है। और दूसरा, मूंगा रेशम का एकमात्र उत्पादक देश कौन सा है? भारत। बड़ा भाई साहब हम लोग इस मामले में तो आगे हैं कि मूंगा रेशम का उत्पादन केवल मेरे यहाँ होता है। ठीक है, और भारत में भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? असम में। और कितना देखा? 81.7%। ठीक है, तो ये रहा विश्व लेवल पर, वैश्विक स्तर पर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना ले, चाहे ले ले, लिखना चाहे लिख ले, क्योंकि भारत का भी अभी हमको जानना है। चलो दोस्तों, भारत के संदर्भ में अब देख लेते हैं कुछ बातें। आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। अब रेशम के प्रकार में देखिए और फिर इसको देखिए, दोनों का कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, पहला स्थान कर्नाटक, जिसका योगदान कुल रेशम उत्पादन का 34% है, और दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। तो दोनों बातें याद रख लीजिएगा। अब देखिए कर्नाटक से याद आया कि कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादित रेशम का प्रकार कौन सा है? सबसे उत्कृष्ट प्रकार जो है शहतूत रेशम का, वो अकेले कर्नाटक उत्पादित करता है 42.2%। और कुल रेशम उत्पादन का भारत में जो सब सारे रेशम का उत्पादन होता है उसमें अकेले कर्नाटक का योगदान 34% है। तो ठीक है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखते हैं, रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, या रेशम था, दूसरा क्या है? रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादक, पहला स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान है असम का। अब देखिए यहां पे भी ध्यान दीजिएगा कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक, रेशमी वस्त्र का भी सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक। अब भाई उत्पादन करता, खाएगा तो नहीं ना, तो उसका उपयोग ही करेगा ना। तो कर्नाटक सबसे अधिक उत्पादित करता है, तो इसलिए रेशमी वस्त्र का भी सबसे अधिक उत्पादन भी वही करता है। अब देखिए रेशम का सबसे अधिक उत्पादन विश्व में कहां पर होता है? चीन में। तो रेशमी वस्त्र का भी तो सबसे अधिक उत्पादन या सबसे पहले उत्पादन भी तो चीन में ही होगा ना। ठीक, चलिए आगे। भारत में सर्वाधिक पाला जाने वाला रेशम कीट, भारत में सबसे अधिक पाला जाने वाला रेशम कीट कौन सा है? शहतूत। ठीक है, और जब शहतूत हो गया कीट सबसे अधिक, तो सर्वाधिक उत्पन्न रेशम प्रकार कौन सा होगा? वो भी है शहतूत। तो प्रश्न बना लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक उत्पन्न रेशम प्रकार वो है शहतूत। अब देखिए कुल कपड़ा निर्यात में, बिल्कुल ध्यान से, कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्र का योगदान किसमें? भारत में। भारत जितने कपड़े का निर्यात विदेशों को करता है उसमें अकेले रेशमी वस्त्र का योगदान 3% होता है। और देखिए कुछ संस्थान है उस पर भी ध्यान दे देते हैं। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र की स्थापना भारत में 1943 ईस्वी में बहरामपुर पश्चिम बंगाल में किया गया। ठीक है, चलिए अगला, केंद्रीय रेशम बोर्ड, जिसे केरेबो भी के नाम से भी जाना जाता,
के से केंद्रीय, रे से रेशम, ब से बोर्ड। केंद्रीय रेशम बोर्ड या फिर केरेबो की स्थापना कब की जाती है? 1949 ईस्वी में। कहां पे? बंगलुरु और कर्नाटक। अब देखिए ये पे ध्यान दीजिएगा, रेशम का सबसे अधिक उत्पादन जहां होगा वहीं ना संस्थान होगा, तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है, तो इसके बोर्ड की भी स्थापना जो किया गया है वो कर्नाटक में किया गया है, भूलेंगे नहीं। अब दूसरा, केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान, ईरी अनुसंधान संस्थान मेंदीपाथर यानी मेघालय में किया गया है। अगला, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना रांची में किया गया है और रांची झारखंड में स्थित है। टसर इसलिए मैंने यहां गोला बनाया क्योंकि भारत में टसर का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? वो होता है झारखंड में, तो उसका प्रशिक्षण संस्थान जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो रांची में दिया जाता है। भाई साहब ये कोट कर लीजिएगा, दिमाग में थोड़ा सा तुकबंदी कर लेना है, वो हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर थोड़ा सा लगेगा 2-4 मिनट और फिर और कुछ बातें जान लेते हैं। आइए दोस्तों 2-4 मिनट और रुक जाइए, रेशम को मैं पूरा कर दूं। मानव निर्मित रेशम, हमने कहा था कृत्रिम रेशम, नकली रेशम का भी उत्पादन हुआ है। तो नकली रेशम वही है, मानव निर्मित रेशम को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कृत्रिम रेशम। ठीक है, कृत्रिम रेशम को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक है सेल्यूलोज रेशा या सेल्यूलोज रेशम और दूसरा है गैर सेल्यूलोज रेशा या गैर सेल्यूलोज रेशम। देखिए सेल्यूलोज रेशम में रेयन और एसीटेट को रखा गया है, गैर सेल्यूलोज रेशम में नाइलोन, ऑर्लोन, एक्रिलिन, डेक्रॉन इत्यादि को रखा गया है। यह जानना इसलिए जरूरी है कि आपसे ऑप्शन में या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोज रेशा नहीं है। अब गैर सेल्यूलोज रेशा नहीं है कि मतलब 3 रेशा इनमें से होगा, 1 रेशा इनमें से होगा। तो मेरी सलाह है कि रेयन और एसीटेट को आप तो रट जाइए, इसलिए कि अगर गैर सेल्यूलोज रेशा पूछेगा तो आपका ध्यान में रहेगा ना, सेल्यूलोज रेशा रेयन और एसीटेट है। अगर इन दोनों को याद रखेंगे तो आराम से मार लेंगे। अब देखिए ये हो गया मुख्य रूप से इनमें से जो खासकर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है वो ये, इसको वीवीआई याद रख लीजिए। वीवीआई, मानव निर्मित प्रथम रेशा नाइलॉन कब निर्मित होता है? 1938 ईस्वी में डुपोंट के द्वारा। तो भाई साहब ये ठहरा रेशम उत्पादन, सेरिकल्चर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो वीडियो तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, लगभग घंटा भर होने जा रहा है, लेकिन घबराइए मत। जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना उतना मेहनत आप भी कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। आई होप कि आपकी तैयारी भी संपूर्ण तैयारी होगी और आप भी अपने सपनों को उड़ान दे पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों में इसे धड़ल्ले से शेयर कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लोग इससे जुड़े, ताकि ये मेरा मुहिम जो है अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी उम्मीदों को गिरने मत दीजिए, उम्मीदों को उड़ान दीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।